Assalamu alaikum. I hope each and every one of you who is viewing this video is fit and fine. Today our topic is state recognition. State recognition इसका मतलब ये है कि जो इसका जो पस मंज़र है वो बेसिकली ये है कि स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सी न्यू स्टेट्स, चाहे वो माइक्रो स्टेट्स थी, जिस तरह कि हमने पहले पढ़ा, माइक्रो स्टेट्स का कंसेप्ट हमने पढ़ा, हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स का कंसेप्ट पढ़ा। अब ये जब स्टेट्स जब इंटरनेशनल लेवल पे जब ये आती हैं तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके पास ये एक चॉइस होती है कि क्या वो उन स्टेट्स को, जो न्यूली इमर्ज स्टेट्स हैं, उनको रिकग्नाइज करें या ना करें। एक तो बात चॉइस की है, दूसरी बात ये है कि हाउ टू टेक अप दैट कम्प्लेक्स मैटर, क्योंकि ये रिकग्निशन ऑफ न्यू स्टेट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल फिनोमिना, because we know regarding Montevideo Convention 1933 that what are the elements of statehood. So a state in prima facie और जो theoretically कहना चाहिए तो वो यही है कि एक स्टेट को रिकग्नाइज करते वक्त जो रिकग्नाइजिंग स्टेट है उसे स्टेटहुड की जो वो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए कि क्या नई जो स्टेट है उसके पास एक फिक्स टेरिटरी है, क्या उसके पास डेफिनेट पॉपुलेशन है, उसके पास इफेक्टिव गवर्नमेंट है टू शो द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, एंड देन द कैपेसिटी टू इंटर इनटू इंटरनेशनल रिलेशंस. So it's a quite interesting topic and we will discuss it along with some examples जो कि हमारे इस करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड होगी और जो थोड़ा सा पास्ट में भी शायद हम उसमें जाएं. So first of all, what is recognition? Hans Kelsen, again a very renowned Austrian jurist, जिसने वो बुक लिखी थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पे, उसने ये कहा था कि रिकग्निशन ऑफ अ स्टेट इज एन एक्ट बाय विच अनदर स्टेट एक्नॉलेजेस दैट द रिकग्नाइज्ड एंटिटी पोजेसेस द एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड. वेरी सिंपल, कि जो रिकग्नाइज करने वाली स्टेट है वो ये देखेगी कि जिसको रिकग्नाइज किया जा रहा है, जिस एंटिटी को, क्या उसके पास स्टेटहुड के एलिमेंट्स मौजूद हैं या नहीं हैं. एंड स्टेटहुड के गाइज एलिमेंट्स वो जो मोंतेविदेओ कन्वेंशन में मौजूद हैं. The concept of recognition is complex due to non-uniformity. So, I mean, you have to understand one thing, that there is no uniformity on international level, that how and which entity to be recognized. How means कि किस तरीके से recognize करना चाहिए और किस entity को recognize करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए. ये कोई यूनिफॉर्म प्रैक्टिस नहीं है. और हमने ये चीज़ बार बार देखी है, हिस्ट्री ने हमें बार बार ये बताया कि ये आप थ्योरेटिकली तो इस पे आप बुक्स पे लिख सकते हैं कि भाई उस स्टेट को, जिस स्टेट के पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो, उन्हीं को आप कबूल करें, लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं है. क्वेश्चन ऑफ रिकग्निशन इज मोर ऑफ अ पॉलिसी देन ऑफ अ लॉ. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ UK, France एंड USA दैट दे रिकग्नाइज पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया ड्यूरिंग during the first world war actually, कि उन्होंने इसको रिकग्नाइज किया एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट. इवन देन उस वक्त पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के पास ना वो स्टेटहुड के वो 4 इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया. क्यों? बिकॉज इट वाज मोर काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल रीजंस थी उस वक्त, कि ये उनके हिसाब में, यानी इन बिग पावर्स के हिसाब में ये उनके लिए सूदमंद था. तो आपने देखा कि उन्होंने स्टेटहुड के इंग्रेडिएंट्स को नहीं देखा. द आइडिया ऑफ रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स इज डिफरेंट फॉर श्योर, बिकॉज स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क है. गवर्नमेंट इज़ द इंग्रेडिएंट ऑफ अ स्टेट, लेकिन हम इसमें दोनों को टच करेंगे इस पूरे क्वेश्चन में, कि आया कि दोनों को जो रिकग्नाइज करने का जो तरीका है वो कैसे मुख्तलिफ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टूवर्ड्स द रिकग्निशन ऑफ first of all, yes, theories: constitutive theory and declarative theory. Okay, these are the 2 theories.
Constitutive theory terms the act of state alone creates a statehood or which clauses the new government with status. ये आप ओपनहाइम एंजेलोती और हेगल ये वही हैं जो कि ट्रेडिशनल डेफिनेशंस पे बिलीव रखते हैं। ये मानते हैं कि जब भी कोई नई स्टेट ऊपर इमर्ज होती है तो जो एग्जिस्ट जिस स्टेट ने रिकग्नाइज करना है, जब तक कि वो रिकग्नाइज नहीं करेगी उस वक्त तक न्यू स्टेट, ये कहना कि ये न्यू स्टेट इमर्ज हो गई है, ये गलत है। अब ये थ्योरी का मतलब ये है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप ये देखें कि अगर एक स्टेट जो है वो नई उभरती है तो जब तक कि हम उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे वो स्टेट नहीं है। यानी ये ऐसे ही है जैसे अगर एक बुक मेरे हाथ में है और मैं ये कह दूं कि ये बुक नहीं है, तो इसलिए इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था क्योंकि और इसी के क्रिटिसिज्म के जवाब में एक और थ्योरी आई थी, डिक्लेरेटिव थ्योरी, विच इज रिलेटिवली न्यू थ्योरी। एक कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी थोड़ी पुरानी थ्योरी है। डिक्लेरेटिव थ्योरी ये कहती है कि स्टेटहुड या गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है वो आपकी रिकग्निशन की ताबे नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जिस तरह के अभी मैंने आपको बुक की मिसाल दी, अगर एक बुक मौजूद है, मैं उसको रिकग्नाइज करूँ या ना करूँ कि वो बुक है या नहीं है, वो उसके वही एट्रीब्यूट्स है कि वो एक बुक है। इसी तरह अगर एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है तो वो स्टेट है, आप उसको रिकग्नाइज करें या ना करें। और मजीद ये कि आर्टिकल 3 ऑफ मोंटेविदेओ कन्वेंशन, जो मोंटेविदेओ कन्वेंशन वो जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट से है, जिसको हमने स्टेटहुड में पढ़ा है, वो उसका आर्टिकल 3 क्लियरली सपोर्ट्स डिक्लेरेटरी थ्योरी, विच मीन्स कि डिक्लेरेटरी थ्योरी जो है वो इज नाउ टू बी कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। लेकिन अब बहरहाल जब हम इन दोनों की बात करते थ्योरीज को, तो शायद कुछ हद तक कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी भी एग्जिस्ट अभी भी करती है, क्योंकि अभी मैं आपको ये दो जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जिसमें एक एग्जांपल इसराइल की है। इसराइल की हमने पहले भी एग्जांपल हमने की थी, जब इसको स्टेटहुड, जब इसको यूएन का मेंबर बनाया गया। अब यूएन का मेंबर तो वही बनेगा, आप आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 ऑफ यूएन चार्टर को देखें तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि जो कि एक स्टेट का दर्जा हासिल करती है हमेशा उसी को मेंबरशिप दी जाती है। अब यूएन ने इसराइल को मेंबरशिप दे दी, लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल को एज अ स्टेट नहीं तस्लीम किया। हालांकि इसराइल के पास अगर यूएन एक को तस्लीम कर रही है तो और दूसरा मुल्क नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी है, इट्स नॉट अ लीगल क्वेश्चन एनी मोर। तो ये सिंपल एक बात है कि क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी है कि किसको रिकग्नाइज करना है, किसको रिकग्नाइज नहीं करना। इसी तरह फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 में फलस्तीनियन स्टेट को जो है उन्होंने कहा कि हमने फलस्तीनियन स्टेट जो है वो बना ली है। अब उस वक्त तो ना उनके पास कोई टेरिटरी थी, ना उनके पास फिक्स पॉपुलेशन थी, ना कोई डिफेक्टो हुकूमत थी, लेकिन बहुत सी हुकूमतों ने, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड्स ने, मुस्लिम कंट्रीज़ ने उसको मान लिया। तो ये अब आप देखें कि ये कोई इतना आसान नहीं है। इवन आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ दीज टू थ्योरीज, स्टिल आपने ये इंस्टेंसेस देखिए कि ये इट्स नॉट दैट सिंपल टू से। एंड देन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज 1949, जो कि बेसिकली ये कहता है कि देयर इज नो राइट और ड्यूटी ऑफ एनी स्टेट, यानी कि कोई नई स्टेट उभरती है तो ये उसका राइट नहीं है कि उसको रिकग्नाइज किया जाए, और इसी तरह किसी स्टेट पे ये ड्यूटी भी नहीं है कि वो दूसरी नई स्टेट को रिकग्नाइज करे। यही बात मोंटेविदेओ कन्वेंशन में भी मौजूद थी जो राइट्स एंड ड्यूटीज का है, और यही बात ड्राफ्ट डिक्लेरेशन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स 1949 है, और यही बातें इसके बाद मुख्तलिफ और डिक्लेरेशंस में भी मौजूद हैं। देन कम्स इम्प्लाइड रिकग्निशन। So implied recognition is the tacit approval, and most of the time tacit approval is de facto. अभी हम de facto de jure को आगे पढ़ेंगे, but sometimes it becomes de jure also, or by for example by entering into bilateral treaty. अब ये है कि अगर आप किसी एक मुल्क के साथ कोई एक ट्रीटी कर रहे तो मोस्ट इसका मतलब यही लिया जाएगा कि आपने उसको रिकग्नाइज कर लिया, या आपने उसके पास अपने काउंसलर्स भेज दिए, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स आपने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो इसका मतलब यही है कि आपने उसको मान लिया। एक्सप्रेस रिकग्निशन इज डन बाय वे ऑफ फॉर्मल स्टेटमेंट। एक्सप्रेस रिकग्निशन जो है वो ये टेस्ट अप्रूवल तो नहीं है ना, वो तो ये है कि जब आपके मुल्क की फॉरेन मिनिस्ट्री ने या किसी ऑर्गन ने ये बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी कि हम एक नई स्टेट को मान रहे हैं।
Then comes this recognition subject to condition. Now guys, this is very tricky, this is very important. This tool has been used by major states to blackmail new countries. So consider this: if a new state pops up in a world map, then there is some major powers like Russia, USA, and the big powers like France, UK, or China, and they put the conditions. They put the conditions to that new emerging state to fulfill such conditions, and after such fulfillment, only then comes the time to recognize that new entity. अब ये एक ब्लैकमेलिंग है कि आपने न्यू स्टेट को कहा कि भाई तुम ये शराइत कबूल करोगे तब हम तुम्हें मानेंगे, जो कि खैर एक इट कैन बी वेरी absurd idea, and this is the reason why constitutive theory was actually criticized, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, ये वही बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी की बात है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जब रिकग्निशन एक दफ़ा दे दी जाए तो ये वापस नहीं ली जा सकती, चाहे वो कंडीशन के उस पर भी हो। बहुत होगा तो यही होगा कि आप उससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है अपने वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस स्टेट को नहीं माना। So instances of recognition are in practice, especially major states want to have guarantee before to give recognition. In fact, it has been misused before, just like I have told you कि ये बहुत दफ़ा इस चीज़ को misuse किया गया है कि आपने जो नई स्टेट है, जो नई उभरती जो स्टेट है, उसको आपने ये कह दिया कि भाई आप जो है वो मेरे फ़लाँ मुतालबात मान लो, तो उसके बाद जो है हम आपको मान जाएंगे, यानी कि आपके एग्जिस्टेंस को मान जाएंगे। Then comes collective recognition. Collective recognition happens when number of states grants recognition at the same time. जब एक कोई नई स्टेट जो है वो किसी बड़े कन्वेंशन का हिस्सा बनती है या वो यूएन का हिस्सा बनती है, तो ये है कि उसको कलेक्टिव रिकग्निशन तो बहरहाल मिल रही है कि वो एक स्टेट मौजूद है। लेकिन जिस तरह के अगेन मैंने आपको बताया, इसराइल जो है वो ही इज़ द मेंबर ऑफ यूएन, लेकिन पाकिस्तान ने उसको नहीं माना, हालांकि यूएन जो है वो कलेक्टिव रिकग्निशन उसके बाद उसको इसराइल को बहरहाल मिल गई। एंड द सेम टाइम्स आईसीजे ने यही बात की है कि इट इज़ स्टिल द विल ऑफ, यानी कि अगर किसी एक कन्वेंशन का इसराइल और पाकिस्तान भी, कई कन्वेंशन रहे जिसमें इसराइल और पाकिस्तान पार्टीज़ हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने इसराइल को रिकग्नाइज़ की है। इसी तरह फ़लस्तीन का जो केस है, जो नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट स्टेटस उसको 2012 में दिया गया। अब उस वक्त इसको बहुत से मुल्कों ने वोट्स दिए थे टू बिकम मेंबर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस वोट से कि उन्होंने उसकी फ़लस्तीन को एज अ स्टेट मान लिया। तो ये कह देना कि यूएन का मेंबर बन गया और यूएन के बाकी मेंबर्स भी उसको मान लेंगे, नो, अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लॉ। इन केस ऑफ नेशन स्टेट का मतलब ये होता है जो स्टेट्स नई उभरती हैं, और स्पेशली जिस तरह हमने बात की वेसल स्टेट की, प्रोटेक्टोरेट स्टेट की, तो ये आप समझें कि अगर प्रोटेक्टोरेट स्टेट है या कोई वेसल स्टेट या कोई किसी स्टेट की पहले कॉलोनी थी और वो बाहर इंडिपेंडेंट मुल्क बना, तो जो मुल्क जिसने उसको कॉलोनाइज किया है, आपने कॉलोनी को अगर आप एकदम रिकग्निशन दे देते हैं, तो जो जिस मुल्क ने कॉलोनाइज किया है उस स्टेट के साथ आपके रिलेशंस जो हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे। इट्स वेरी ट्रू। जिस तरह के जब बांग्लादेश जो है, जब पाकिस्तान से ज़्यादा वो अलहदा हुआ, ठीक है, तो बहुत से मुल्कों ने बांग्लादेश को रिकग्नाइज एट वंस कर लिया, तो उसका यही मतलब हो ना कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने रिलेशंस अच्छे या बुरे होने की परवाह नहीं की। तो लेकिन ट्रस्ट टेरिटरीज जो होती हैं, जो विच आर इंटरेस्टेड, जिसको हमने स्टेटहुड के क्वेश्चन में हमने ट्रस्ट टेरिटरीज को पढ़ा था, ट्रस्ट टेरिटरीज को रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, वेसल स्टेट को या प्रोटेक्टोरेट स्टेट को या कॉलोनीज को, एसोसिएट स्टेट्स को जब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है तो इनको रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है। सो गाइस, दिस वाज द होल क्वेश्चन। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है इस क्वेश्चन को करने में कि रिकग्निशन का जो टॉपिक है, इट इज़ नॉट वेरी सिंपल। इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद हम अभी नेक्स्ट डिजोरे डिफेक्टो को भी हम देखेंगे कि इट स्टिल इज द डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। आई होप दैट दिस presentation was fruitful for you, and I hope to see you again. Thank you.